ओके। हाँ शुक्ला जी बता रहे हैं ओके, ओके का फुल फॉर्म क्या बोला था? करेक्ट में तो सी होगा, फिर मैंने आपको बताया के फॉर क्या होगा। हम लोग भाग 5 पे आ गए। चलिए थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, जी का कहना है थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक। ठीक। हम लोगों ने पढ़ा संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? संविधान बनाने वाली जो एक संविधान बनाने के लिए जो उत्तरदायी है वो है। संविधान सभा बनाने के लिए अनुमति दी गई सबसे पहले संविधान सभा बनाने की किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन ने कैबिनेट मिशन आया कब? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसने भारत के लिए भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने के लिए संविधान सभा गठन की मंजूरी दी। संविधान बना और शुक्ला जी टोटल मेंबर कितने थे? 389, 389 सदस्य थे। महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी महिला सदस्य। ठीक। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? कहाँ होती है? दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में। और पहले जब पहली बैठक होती है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। लेकिन फिर दूसरी बैठक कब होती है? ये पहली बैठक है, फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर जो है ये 1946 है। अब क्या होता है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दिन विधिक सलाहकार भी नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा का विधिक सलाहकार किसे बनाया गया? बी.एन. राव को। तो कहने का मतलब है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ राजेंद्र प्रसाद जो है क्या बने? स्थायी अध्यक्ष बन गए संविधान सभा के। ये क्या है? ये स्थायी अध्यक्ष हैं। और विधिक सलाहकार बनाया गया, यानी कि लीगल एडवाइजर बनाया गया किसको? बी.एन. राव को बनाया गया। जनसंख्या के आधार पे। हाँ हाँ जनसंख्या के आधार पे किया, मतलब चुनाव होगा ना, और क्या। मतलब प्रतिनिधित्व, मतलब वो नहीं, प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया कि कहाँ से कौन आएगा, किस एरिया से किया गया। नहीं नवाब नहीं, उनका दरअसल ये 389 में सब अलग अलग है। रियासतों से इतने होंगे और जो है ब्रिटिश प्रांत से इतने होंगे, इस तरीके से रखा गया। पाकिस्तान उस समय मतलब भारत ही अभी, हाँ 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 अभी तो पाकिस्तान है ही नहीं है। ठीक। तो ये बी.एन. राव बनाए गए। संविधान बना तो संविधान 24 नवंबर 1949 को इस पर साइन किए जाते हैं संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। और संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। संविधान को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। ध्यान रखिएगा, न संसद द्वारा न किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान स्वीकार किया गया। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक, क्योंकि इसकी हमने बताया था डिटेल 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण थी। ठीक। अब जब संविधान भारत का बनता है तो संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 है। भाग कितने थे? 22। और अनुच्छेद कितने थे? 395। तो भाग आज लगभग 25 हैं और 395 अनुच्छेद की जगह लगभग 450 अनुच्छेद हैं, इससे भी ज्यादा हो गए। ठीक। तो ये खाली आपसे यही पूछा जाएगा लागू होने के टाइम क्या है।
भारत का जब संविधान बनता है तो भारत का संविधान के अगर हम स्रोत देखें तो स्रोत में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान का 75% हिस्सा क्या है, 1935 का अधिनियम है। 1935 का अधिनियम, ये 75% हिस्सा भारत के संविधान का है और 25% जो है ये विदेशी स्रोत है। 25% क्या है, ये 25% में संविधान में क्या है, हमने दूसरे देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीजों को शामिल किया है। ठीक, तो इसमें बताते चलते हैं क्या क्या है, हम आपसे बताते हैं। ब्रिटेन, यानी कि आप मुझे बताएंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, जल्दी बताइए। संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, हाँ, विधि निर्माण प्रक्रिया। अमेरिका से क्या लिया गया, यूएसए से क्या लिया गया, बताइए जल्दी जल्दी। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, वेरी गुड। कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा इस समय बहुत ज्यादा विवाद में चल रहा है, सॉरी बिंदी की जरूरत नहीं है, हटा लेते हैं। कनाडा, कनाडा से लिया गया, क्या लिया बताइए, संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर भारत का जो है संघीय शासन व्यवस्था। यूएसएसआर से क्या लिया गया, शुक्ला जी, सोवियत संघ से क्या लिया गया, वाह, तो आयरलैंड से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए। मौलिक कर्तव्य शुक्ला जी किस कमेटी के सुझाव पर भारतीय संविधान में लाए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस संविधान संशोधन में लाए गए, 42वें में लाए गए। तो शुक्ला जी बताएंगे जो है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में शामिल किए गए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य आए थे तब कितने थे, मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए दो संविधान संशोधन बताइए, मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए दो संविधान संशोधन बताइए, कौन कौन से संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से जुड़े हैं, जल्दी बताइए शुक्ला जी, बता भैया। हाँ, 42वां और 86वां, 46वां नहीं, 86वां। इसमें मौलिक कर्तव्य लाए गए थे 1976 में और इसमें 11वां जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, कब, 2002 में, कि माँ 6 से 14 वर्ष के माँ बाप का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करें, दिलवाएं। ठीक, शुक्ला जी, भाग 1 में क्या है, भाग 1 का विषय क्या, जल्दी बताइए, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 15 में क्या लिखा, अनुच्छेद 1 में क्या है, इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 का हिस्सा कितना है, 1 से लेकर 4 है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत इसमें लिखा हुआ है और यही इस समय जो है चेंज होने की प्रस्ताव चल रहा है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया क्या है बताया, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा, भारत राज्यों का संघ हो गया। पहले अनुच्छेद में याद रखना है आपको, भारतीय संविधान में पहली लाइन यही है, भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत क्या है बताया गया, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। खैर, तो ये भाग 1 है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र है। शुक्ला जी, भारत में कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब भाग 2 है, भाग 2 में है, विषय क्या है बताइए जल्दी,
नागरिकता। भाग 2 का विषय क्या है शुक्ला जी? नागरिकता। अनुच्छेद कहां से कहां तक होंगे इसमें? अनुच्छेद जहां से वो खत्म होता है वहां से ये शुरू होगा, 5 से 11 तक। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? और नागरिकता जा कितने तरीके से सकती है? वेरी गुड। शुक्ला जी बताएंगे सारी अनुसूची। एक पहली अनुसूची में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ठीक, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9, 10, 11 और 12। ये बहुत पूछा जाता है, खाली 5 से नहीं पूछा जाता है, विषय पूछा जाता है क्या है। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते। तीसरी में क्या है? शपथ ग्रहण। चौथी में क्या है? राज्यसभा से कितने सदस्य किस राज्य से आएंगे, यानी कि राज्यसभा में सीटों का अलॉटमेंट। और 7वीं में क्या है? कानून बनाने के विषय बांटे गए हैं। 4-5 में नहीं पूछा, जनरली 4-5 में अगर पूछा जाए तो 5 में क्या है, 4 तो हो ही गया। 5 में क्या है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति घोषित किए गए क्षेत्रों का प्रशासन है। 6 में पूछा जाए तो हाँ बस उसमें नाम दिए गए हैं जनजाति क्षेत्रों के। 7 में कानून बनाने के विषयों को बांटा गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई? तो लिखवा तो दिया है, कितनी बार लिखेंगे? ये लिखवाया और क्या, यहीं पे है अभी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शुक्ला जी कहां से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये तो पहले से थी। 9वीं बताना है आपको, किस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? जल्दी बताइए शुक्ला जी। पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में होता है। क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। विषय क्या है? भू अधिनियम, ठीक। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची दल बदल है, कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। ये संबंधित किससे है? दल बदल प्रावधानों से, ठीक। 11वीं अनुसूची शुक्ला जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, पूछी जाएगी। हर एक के संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में, 1992, 93। क्या था ये? कहां राजीव गांधी थे? अच्छा, राजीव गांधी की हत्या कब हुई? तो 93 में हम कैसे हो जाएंगे? ठीक है, सिंगार राव आ गए थे शायद उस समय, आने वाले थे, हाँ उसके बाद ही आए हैं। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत है। और फिर क्या है? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में है? 74वें। 74वें संविधान संशोधन 1993 में है। क्या है? नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक बात समझ में आई? ये है आपकी अनुसूचियां। अब हम लोगों ने भाग 3 भी किया था। बताइए शुक्ला जी, भाग 3 में क्या है? शुक्ला जी सब बाउंस कर चुका है। अरे भाई आप लोग भी बताते रहा करिए, आप लोग जवाब दीजिए तो लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं। भाग 3 में क्या है जल्दी बताइए, ऑनलाइन जुड़े लोग। चंद्र प्रकाश जी बताइए, आपका तो माइक भी ऑन है। और कोई तो बोल ही नहीं रहा है। आकांक्षा सुन रही है? वेरी गुड, मौलिक अधिकार, वेरी गुड वेरी गुड। ऋषि भैया बताइए। मौलिक अधिकार सर 12 से 35। वेरी गुड। एक बात यह है कि ना, जैसे आप लोग बोल के बता देते हैं कि हम लोग, हमें लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। आकांक्षा
हर्षित, जयंत, कोई बोल नहीं रहा है। पता नहीं, हो सकता ऑन करके सो भी जाते हो। ऑनलाइन की यही समस्या है। चलिए, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट। दिव्या, जी सर। अच्छा ठीक है, सुन रही है। ओके। आकांक्षा का बिल्कुल जवाब नहीं आता है, पता नहीं ये वास्तव में फोन ऑन करके सो जाती है क्या है। चलो कोई नहीं। फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक, हाँ कोई, हाँ फंडामेंटल राइट है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक है। कहां से लिए गए फंडामेंटल राइट? अमेरिका से लिए गए। ठीक है शुक्ला जी, अमेरिका यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, यूनाइटेड, अरे स्टेट अमेरिका है, स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। राजधानी क्या है? अरे उनको काहे देख रहे हो? हाँ बताओ। वाशिंगटन या वाशिंगटन डीसी? डीसी क्या है? वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। चलिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। भाग 3 का हिस्सा है मौलिक अधिकार, और भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो मौलिक अधिकार है कितनी, संख्याएं कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक, शुक्ला जी बताइए मौलिक अधिकार 6 बताइए। वेरी गुड। मौलिक अधिकार ने पहला बता दिया इन्होंने, स्वतंत्रता का। क्या पहला स्वतंत्रता का है? समता। ठीक है, बताइए शुक्ला जी, समता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 समता का अधिकार। यार क्या है आज, नए नहीं हो क्या? 14 से लेकर 18 तक हमने बताया था, 12 में और 13 में इससे जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं, ना कि मौलिक अधिकार है। 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा, कि जहां हमें मौलिक अधिकार मिल रहे हैं उस मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी राज्य होगा, तो राज्य क्या होगा। 13 में बताया गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या बनाएगी जो इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर कोई ऐसी विधि, ऐसा कानून संसद बना देती है तो उल्लंघन करने की सीमा तक वो विधि शून्य हो जाएगी। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, और ये पहला हो गया। शुक्ला जी बताइए दूसरा कौन सा है? अरे भैया, स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? 19 से लेकर 22 तक। ठीक है शुक्ला जी, इसमें एक अनुच्छेद ऐसा है जो बाद में जोड़ा गया है, वो है 21A। शुक्ला जी बताएंगे ये है क्या? वैसे तो आपसे ये पूछना चाहिए आर्टिकल 14 में क्या है, बताओ शुक्ला जी क्या है, सब एक तरफ से पूछना चाहिए। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में क्या है? 5 ग्राउंड बताए गए, उन 5 ग्राउंड पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ग्राउंड कौन कौन से हैं? जन्म, वंश, जाति, धर्म और निवास के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, जल्दी बताइए शुक्ला जी। सरकारी नौकरियों में, नियुक्तियों में सबको समानता होगी, जिसे कहते हैं नियोजन में समानता। ठीक। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? हाँ, अरे तो पलट कह रहे हो, उसको बंद रखो, हम बता रहे हैं ना। 18 में है
उपाधियों का अंत। हाँ ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरे में है 19। 19 में बहुत सारे ABCD है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब 19 में है। 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक न्यायालय द्वारा उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। किसी को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। किसी को नया कानून बनाकर सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 में क्या है शुक्ला जी? 21 बताइए। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक, 21A शुक्ला जी कब जोड़ा गया? जल्दी बताइए। यह है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। शुक्ला जी बताएंगे कब जोड़ा गया? हाँ बोलो बोलो, जोड़ा कब गया? संविधान संशोधन कब हुआ? वेरी गुड, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इस 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई। राइट, अब आ जाइए 22 में क्या है शुक्ला बताइए। शुक्ला जी 22 में क्या है? बोलो आर्यन। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताया जाएगा। उसे अपने मनमाफिक वकील से बात करने का अधिकार होगा। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ये मौलिक अधिकार है किसी का। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरे में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए कौन से अनुच्छेद है शुक्ला जी? बताइए जल्दी। 23 है और 24 है। 23 में क्या है? 24 में क्या है? 23 में है बिना पैसा दिए किसी से काम नहीं कराया जा सकता, मानव अंगों का व्यापार और नहीं किया जा सकता। 24 है बच्चों को कारखानों में नहीं नियोजित किया जा सकता है। ठीक है शुक्ला जी, कॉपी बंद करिए, वहां देखेंगे तो कुछ नहीं याद आया होगा, कहीं भी नहीं नियोजित। हाँ ठीक है, हेलो हेलो, हाँ हाँ, किसने? हाँ, अरे कहाँ मिलाए हो? पता नहीं कहाँ। हाँ बताइए, किसी का माइक ऑन हो गया। 24 में क्या है? 24 में है बच्चों के शोषण से संबंधित। अब है अगला है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए शुक्ला जी, ये फोन आपने कहाँ मिलाया है? ये लखनऊ का नंबर है, ये लखनऊ का नंबर है, आपने कहाँ मिलाया है फोन? नहीं नहीं, ये गलत नंबर है। अच्छा अच्छा ठीक। बताइए 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है। ठीक है, 26 में क्या है? धार्मिक संस्थाएं बनाना, उसके लिए चल अचल संपत्ति हासिल करना। 27 में है राज्य आपसे कोई धार्मिक टैक्स वसूल नहीं सकता है। चंद्र प्रकाश जी का फोन आ रहा है। हाँ चंद्र प्रकाश जी बताइए। नहीं, हाँ आती है, माइक ऑन करके बोलिए। आप, आप नहीं आ रही माइक। आप दोबारा ज्वाइन करिए, उसको कट करके दोबारा ज्वाइन करिए। आवाज नहीं आ रही।
28 में है राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक, ये है धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अब है शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार। ये कितना है? 29 और 30 में है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? धार्मिक वो संस्थान स्थापित करते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं। और 30 है अगर ऐसी शिक्षण संस्थाएं बनाते हैं तो राज्य उनको वित्तीय सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य अगर वित्तीय सहायता दे देता है तो जितनी भी ये संस्थाएं हैं वो क्या करेंगे? दूसरे वर्ग के एडमिशन देने को रोक नहीं सकती। ठीक, अब आ जाइए, हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है 31, जो अब मौलिक अधिकार है ही नहीं। अब ये क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। ये मौलिक अधिकार नहीं है तो ये क्या है? वेरी गुड, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार था। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, अब जो है ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है, 32 में क्या है? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार कोई सुरक्षा का अधिकार। और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के द्वारा जाएंगे और हाई कोर्ट में 226 के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जाते हैं। मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। सर्वोच्च न्यायालय हमें हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक, हमने बताया था इसके बाद 33 है, इसके बाद 34 है, इसके बाद 35 है। तो शुक्ला जी बताएंगे 33 में क्या है? 33 में जो है आर्म फोर्सेस को या जितनी भी सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं उनको उनके अधिकारों को सीमित किया जाता है, यानी कि उनको कुछ अधिकार नहीं दिए जाते हैं। 34 में है यदि कहीं मार्शल लॉ जैसी स्थिति आती है तो वहां पर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। 35 में है इस भाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार सिर्फ संसद को होगा। और दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार अनिवार्य है, किंतु अगर 352 अनुच्छेद लागू होता है तो मौलिक अधिकार 19 अपने आप क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इस दशा में और भी मौलिक अधिकार सस्पेंड कर सकता है, सिवाय 20 और 21 को छोड़ के, यानी कि ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे सस्पेंड कर सकता है। राइट, अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके फंडामेंटल राइट। और शुक्ला जी बताएंगे भाग 4 का विषय क्या है। शुक्ला जी बताइए भाग 4 में क्या है? बंद करिए कॉपी, कॉपी देख के तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। देख क्या रहे हैं वहां? भाग 4 मुझे मालूम है कहां तक हुआ है। भाग 4 में क्या है? देख लिया, नीति निदेशक तत्व। वाह, वेरी गुड। टीपीएसपी, शुक्ला जी बताएंगे फुल फॉर्म। हाँ, आयरलैंड से लिया, फुल फॉर्म बताना है, एब्रिविएशन भी तो अपने सिलेबस का पार्ट है। टीपीएसपी बताओ शुक्ला जी, डीपीएसपी क्या है? आप लोगों को आवाज मिल रही है ना? जी सर। बताइए टीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेरी गुड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वेरी गुड। चंद्र प्रकाश जी बताइए। चंद्र प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा इनसे कि आप अपना दोबारा इसको कनेक्ट करेंगे, हम यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे तो आवाज आ जाएगी। किस, हाँ, भाग 4 जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, इसमें क्या है?
इसमें लोक कल्याण की भावना है, यानी कि सरकार उन चीजों को लागू करने के जो इसमें दिए गए प्रावधान उन लागू करने के लिए हमेशा क्या करेगी, प्रयत्नशील रहेगी, हमेशा लागू करने का प्रयास करेगी। यदि नहीं लागू कर पाती है तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद किसमें बताया गया है, ये बात 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इन्हें हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कहां से लिए गए, शुक्ला जी ने कहा आयरलैंड से लिए गए। किस कमेटी के सुझाव पे लिए गए, सप्रू समिति, वेरी गुड। ठीक, अब आ जाइए भाग 4A। शुक्ला जी बताएंगे भाग 4A में क्या, शुक्ला जी बताइए भाग 4A में क्या है। मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट है, भाग 4A है, इसका मतलब क्लास जुड़ी हुई, इसका मतलब बाद में जोड़े गए, तो बाद में किस संविधान संशोधन में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, शुक्ला जी बताइए। वेरी गुड, 42वें संविधान संशोधन में। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन, 1976 में हुआ। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, सरदार स्वर्ण सिंह ने दी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक, अब मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए शुक्ला जी, हाँ, समवर्ती सूची कहां से, नीति निदेशक तत्व कहां से, याद से। क्या हुआ तुम्हें, अरे देखो बबलू आवाज दे दो। नहीं नहीं हम समझ गए, लो हमें बता रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम कह रहे हैं समवर्ती सूची, तो कह रहे हैं आयरलैंड। कहां से, अरे महाराज वास्तव में तुम जाओ मुंह धुल के आओ। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, मौलिक अधिकार अमेरिका। ठीक शुक्ला जी, तो कॉपी बंद करिए जरा। हाँ, बड़ी चीजें नहीं, जहां अधिकार की बात वहां अमेरिका, जहां जिम्मेदारी की बात वहां रूस। ठीक, वो तो याद ही है, चलिए याद है शुक्ला जी से, शुक्ला जी सब याद किए। आज छुट्टी नहीं है आप लोगों की, नहीं मैं सोच रहा हूँ पेपर दे दूं, हमारा चाय लेते जाओ, तुम कर लेना, या यहीं पे कर लो, आप लोग यहीं कर लो, बाकी लोग नहीं, मोबाइल वाले प्रिंट नहीं कराए हैं, या फिर प्रिंट करा ले, कल करे रखे, कल के लिए रखे। हाँ तो डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि डिस्कशन का अब टाइम नहीं बचा है। अगर आप ना रहे तो हम डिस्कशन मतलब अपने आप से करके उस पर डाल दें ग्रुप पे। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हाँ बताइए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए शुक्ला जी, आप बताओ, इतनी देर में भुला दिए आप। और अधिकार अब नहीं भूलोगे। ठीक, एकल नागरिकता कहां से ली गई, वेरी गुड। और सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया, वेरी गुड। शुक्ला जी पढ़ते बहुत है। अब आ जाइए भाग 5। है
तो परीक्षा के एक दिन पहले हम ताजा करवा देंगे, परेशान मत होइए। चलेंगे वहीं सेंटर के बाहर खड़े रहेंगे, कहेंगे ताजा करो। ताजा कभी नहीं याद रहता। मेरा ये मानना है कि पढ़ा हुआ पहले का ही तुरंत आप एग्जाम से पहले पढ़ेंगे वो कभी फायदा नहीं करेगा। मेरा अपना ये व्यक्तिगत है। कभी कुछ लोग बच्चे होते हैं ना सेंटर के बाहर लेके किताब जुटे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, उससे कुछ होता नहीं है। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में पहले जो पढ़ना है वो है राष्ट्रपति। अरे 5 शुरू हो रहा है भाई, भाग 4A हो गया है, 51A भी हो गया है। अनुच्छेद आपको ज्यादा नहीं लिखना, जितने मैं अनुच्छेद बताऊं सर वही लिखना है। अरे ठीक है, हमारा कहना मानो भाई। भाग 5 में लिखिए संघीय कार्यपालिका। सर हाँ स्लो ही लिखवाएंगे, बताइए। सर संघीय कार्य अच्छा अच्छा, ओके। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम्म हम्म राज्यपाल तक 111 151 तक। हाँ ठीक। अब जरा देखिए, दो तरीके की गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट में जो लोग कानून बनाते हैं उसे बोलते हैं यूनियन लेजिस्लेशन, संघीय व्यवस्थापिका। इसे संघीय व्यवस्थापिका बोलते हैं। और ये वास्तव में क्या है, ये है संसद। केंद्र के लिए कानून बनाती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या है, यूनियन लेजिस्लेशन है। और सरकार बनने के बाद मंत्रिपरिषद बनती है, मंत्री परिषद बनती है। मंत्री परिषद बनती है। और मंत्रि परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो मंत्रिपरिषद है ये जिम्मेदार है इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने के लिए, और कार्यपालिका के लिए उत्तरदायी है। तो कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव ये है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ये जो है ये वास्तव में इसका मुखिया है प्रेसिडेंट। तो अभी अगर हम आर्टिकल वाइज अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है। अरे ठीक है, डायग्राम भी बना ले रहे हैं। 52 कहता है संघ की एक कार्यपालिका होगी, यानी कि यूनियन का एक क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जिसका हेड प्रेसिडेंट होगा। यानी कि संघ की एक कार्यपालिका होगी, संघीय कार्यपालिका की बात की गई है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। इसमें संघीय कार्यपालिका होगी और इस कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा, हेड कौन होगा, हाँ ये प्रेसिडेंट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ मुझे मालूम है, वो वो चले जाते हैं, हमें लगता है दुकान की तरफ घूमने। हैं अभी मिले थे।
36 में प्रेसिडेंट क्या है? सिर्फ ये औपचारिक है, वास्तविक इसका हेड होता है वो प्रधानमंत्री, औपचारिक मुखिया है। तो 52 कहा गया है कि संघ की एक कार्यपालिका होगा जिसका मुखिया राष्ट्रपति होगा। और इसमें एक बात कही गई, वह अपनी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों द्वारा करवाएगा। ठीक, 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब 52 में सिर्फ एक बात कही गई है, भारत का एक राष्ट्र, इसको समझ लीजिए, यही ज्यादा जरूरी, राष्ट्रपति होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का मुखिया की बात जो है वो 53 में है। क्या राष्ट्रपति है अमेरिका से? अब जरा समझिए, ये जो हेड है हमारे यहाँ ब्रिटेन से इसलिए अलग है क्योंकि ब्रिटेन में वंशानुगत है हमारे यहाँ, इसीलिए है। इसीलिए जब कभी पूछा जाएगा गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जहां का मुखिया वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है, क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक, अब जरा देखिए 52 में क्या गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर इसको हम समझें तो यह है कि भारत का राष्ट्रपति होगा ही, इसको समझिए क्या है। इसका मतलब भारत के राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रखा जाएगा। तो अब खाली नहीं रखा जाएगा तो इसका मतलब है क्या, कार्यकाल इसका कितना असीमित होगा? ऐसा भी नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होगा शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। तो अभी 52 में तो कहा गया होगा ही, इसका मतलब क्या पद से हट नहीं सकता? हट सकता है। यानी कि शपथ ग्रहण के 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। इससे पहले 3 तरीके हैं जिससे राष्ट्रपति पद से हट सकता है। पहला तरीका है इस्तीफा दे दे। इस्तीफा अगर देता है, रिजाइन करता है, तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति देगा, वो किसे देगा? राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखने की बात है कि पहला तरीका है कि वो कार्यकाल से पहले हट सकता है इस्तीफा देकर। दूसरा तरीका है संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा, 61 अनुच्छेद में है, महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। महाभियोग अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इम्पीचमेंट बोलते हैं महाभियोग को, महाभियोग लगाकर इसे हटाया जा सकता है। और तीसरा तरीका, भगवान किसी को भी किसी भी पद से हटा सकता कभी भी, यानी कि अगर मृत्यु हो जाती है तो भी वो पद से हट सकता है मृत्यु होने पर। 3 तरीके हैं जो 5 वर्ष से पहले हैं, लेकिन इसने कहा है होगा ही, पद नहीं खाली रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो नया राष्ट्रपति आएगा वो 5 वर्ष इसका कार्यकाल है शपथ ग्रहण से, इससे पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाए। यानी कि 5 वर्ष पूरे होने से पहले चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि पद नहीं खाली रखना है। ठीक, तो अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाएगा। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। शुक्ला जी मोबाइल नहीं देखिए, टाइम मत देखिए। उपराष्ट्रपति अभी आ रहे हैं उस पे। उपराष्ट्रपति अगर ये विदेश चला जाता तो भी उपराष्ट्रपति, मतलब पद नहीं खाली रहेगा हमेशा। और उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, पद नहीं खाली होगा। 53 कहता है राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया होगा, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों द्वारा करवाएगा, और तीनों सेनाओं का मुखिया भी होगा। इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, चीफ कमांडर ऑफ जो है आर्म फोर्सेस। 53 ये कहता है। अब 54 में है इसका निर्वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले समझ लीजिए,
और फिर आप समझ जाएंगे निर्वाचन होता कैसे। तो हमने बताया था निर्वाचन में अगर हम ये देखें, पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। लेकिन राज्यों में भी हाउस होते हैं, किसी किसी में 2, किसी किसी में 1। तो राज्य की अगर बात करें, यहां भी कभी कभी 2 हाउस होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स, वोट डाल सकते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालेंगे, लेकिन ये वोट नहीं डालते, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं और वोट डालते हैं। जी टाइम में गए, कहने का मतलब है राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होगा तो चुनाव में राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा में। पहले लोकसभा में भी करता था, वो व्यवस्था हट गई, आंग्ल भारतीय सदस्यों वाली व्यवस्था सब समाप्त हो गई। तो राष्ट्रपति क्या करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कहां, राज्यसभा में, शिक्षा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से। अगर राष्ट्रपति को मनोनीत कर लेता है, चुनाव से पहले मान लो किसी को मनोनीत कर देता है और तुरंत चुनाव हो जाए, तो संभावना ये ज्यादा है कि वही वोट दे, वो वोट किसको देगा, जो जिन्होंने मनोनीत किया गया। अगर दोबारा वो चुनाव लड़ने लगे, हमने आपको राज्यसभा सांसद बना दिया और हम फिर से चुनाव लड़े, तो बहुत संभावनाएं है कि आप हमें ये वोट करोगे। इस वजह से मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव से अलग रखा गया। लेकिन मनोनीत सदस्य क्या है, मनोनीत सदस्य वो मित्र हैं जो बारात नहीं जाते, बारात नहीं जाते, लेकिन अंतिम संस्कार करवाने जाते हैं। कहने का मतलब है जब महाभियोग लगेगा तब ये भी साइन करेंगे, तब भी हिस्सा लेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी राष्ट्रपति जब पद से हटाया जाएगा तब मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है मनोनीत सदस्य वोट डालते हैं कि नहीं डालते। बस एक चीज याद रखो, ऐसे मित्र जो बारात जाते हैं, यानी कि ताजपोशी में नहीं जाते हैं, लेकिन हटाए जाने पर जरूर रहते हैं। तो लोकसभा के सारे सदस्य निर्वाचित और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, इस सभी को मिलाकर, यानी कि इसको हटा दिया जाए, अगर इनको अगर हम हटा दें तो इन सब को मिलाकर बनेगा एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल बोर्ड बनेगा, और इस निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो इसमें एक लाइन कही गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो चाहे ये लाइन लिख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन 54 है, आर्टिकल से नहीं, मतलब आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, चाहो तो लिख भी सकते हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, निर्वाचक मंडल को दिव्या इलेक्टोरल बोर्ड बोलते हैं। ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द
ऑल विधानसभा, ऑल विधानसभा कर सकते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे एक चीज और समझ लीजिए, अगर यही उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको समझना है, हाँ बताओ बेटा, अगर यहीं पे आप उपराष्ट्रपति का चुनाव, ध्यान दीजिए शुक्ला जी, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें इसको काट दीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, सभी से मतलब यहां इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का मतलब नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का ये कार्यकाल है। कार्यकाल मैंने पहले बताया कि कार्यकाल क्या होगा, शपथ ग्रहण के 5 साल तक कार्यकाल होगा। और कार्यकाल में क्या है कि कार्यकाल से पहले वो रिजाइन कर सकता है, 2 तरीके से, मतलब 3 तरीके से उसे पद से हटाया जा सकता है। पहला, इस्तीफा दे दे तो हट जाएगा, दूसरा महाभियोग लगाया जाए, और तीसरा डेथ होने पे। तो ये जो होती है, ये 5 साल पहले अगर कोई पद छोड़ दे रहा है तो उसे बोला जाता है आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति क्या है? आकस्मिक रिक्ति आपने देखा 3 स्थितियों में है। पद त्याग करने पर, महाभियोग लगाकर हटाए जाने पर, महाभियोग को इंपीचमेंट बोला जाता है, महाभियोग लगाकर हटाए जाने पर, और तीसरा है डेथ हो जाने पर। अगर ऐसी स्थिति में पद खाली हो जा रहा है तो तत्काल जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करना प्रारंभ कर देगा। ध्यान दीजिएगा, पद नहीं खाली रखा जाएगा। आकस्मिक रिक्ति की दशा में तत्काल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। राइट, अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये कब तक काम करेगा इमरजेंसी में? और कहा गया है आकस्मिक रिक्ति की दशा में तत्काल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करना प्रारंभ कर देगा, और किसी भी दशा में 6 माह में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। यानी कि 6 माह में फिर क्या करे जाएंगे? चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। राइट, हाँ बताइए, कोई सवाल पूछ रहे हैं शुक्ला जी? अभी आ रहे हैं योग्यता पे, हाँ बताओ। नहीं नहीं, हाँ हाँ बताइए। वो तो योग्यता में है ना, अभी आ गया। कार्यकाल के दौरान जो दिवालिया और पागल हो गया, तो दिवालिया कार्यकाल के दौरान कैसे होगा? हाँ हाँ, ये हाँ नहीं, क्या प्रक्रिया होगी? पागल हो जाने के क्राइटेरिया क्या होगा भाई? वो तो स्थिति ये है कि इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आती तो वो रिजाइन कर देगा। हाँ हाँ बताइए, हर्षित भैया बताइए, सुन लीजिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेगा। हाँ ठीक है, कहने का मतलब है अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर राष्ट्रपति का काम करना शुरू करेगा। आप जानते हैं जस्टिस हिदायतुल्लाह खान ने इस तरीके से भारत में राष्ट्रपति का पद संभाला भी है। ठीक है, अब जो बात आप कर रहे हैं वहां पे आते हैं। राष्ट्र नहीं नहीं, बात क्या है, वो तो आएगा ही।
वो तो योग्यता में आता है। और अगला टॉपिक है राष्ट्रपति पद के लिए क्या होगा, योग्यता क्या होगी। योग्यता का मतलब है एलिजिबिलिटी क्या है। यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों साथ साथ पढ़ने, क्योंकि याद आसानी से होगा। ये है राष्ट्रपति और ये है उपराष्ट्रपति। अभी शुक्ला जी से एक सवाल पूछते हैं थोड़ी देर बाद। पहली जो बेसिक योग्यता है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहां भी है 35 वर्ष की आयु चाहिए क्या? अच्छा अच्छा, शुक्ला जी को जरा ये तकलीफ है। हाँ शुक्ला जी, शुक्ला जी का मतलब है जब भी सवाल पूछा जाएगा मैं ये मान लूंगा कि मुझे पूछा गया है। ठीक ठीक, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा शुक्ला जी, अब मैं ये कहूंगा मान लो। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। पहली क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयु से है कि कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु का होगा वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा है भारत का नागरिक हो, यानी कि इंडियन सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो। तो यही बात यहां भी है कि भारत का नागरिक हो। ये दोनों कॉमन चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। जो बात ये कह रहे हैं कि पागल ना हो दिवालिया ना हो, ये कॉमन है दोनों में। और किसी भी पद के लिए पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए भारत में। हाँ ध्यान रखा जाएगा टाइम का। अब तीसरी जो बात है यही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति में कहा गया है लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, चुने जाने की योग्यता रखता हो। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और यहां कहा गया है राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। कहने का मतलब है सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी में एक ही लाइन डिफरेंस है। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जल्दी जाना है क्या? छोड़ दिया जाए? ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। अभी चूंकि है क्या, जो टॉपिक है वो आपको समझाना होगा, महाभियोग है वो आपको बताना, उससे बहुत सारे सवाल पूछे। तो उसमें प्रोसेस खाली योग्यता तक है, योग्यता तक खत्म करते। तो हाँ योग्यता तक यहाँ है। चलिए जरा बात कर लेते हैं इन लोगों से। आकांक्षा, आज फोन करके आकांक्षा को आज फोन करके जरा पता करते हैं ये पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। हाँ चंद्रप्रकाश भैया बताइए क्या हाल है, आवाज आ रही? चंद्रप्रकाश भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हर्षित भैया बताइए क्या हाल है? सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है? जयंत जी बताइए। ठीक 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 है। महेश सर बताइए। यस सर। समझ में आ रहा है? दिव्या? जी सर। वेरी गुड। ऋषिकांत भाई, ऋषिकांत जी बताइए। सर ठीक है सर। बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, जैसे राज्यसभा में ये एक मिनट शांत रहिए। उपराष्ट्रपति को कहा जाता हाँ है 35 वर्ष को होने चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों
बच्चों की उम्र 30 साल रहती है। ठीक है, तो तो कहने, ये- हाँ मैं बता दे रहा हूँ पूरी बात। देखिए, जब हम लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल की आयु होनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, अब ये तो है नहीं कि 30 साल के बाद 35 साल के बाद वो राज्यसभा नहीं लड़ पाएगा और या 25 साल के बाद वो लोकसभा नहीं लड़ पाएगा। इसका मतलब ये मिनिमम की बात की गई है, ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य भी है और 35 साल की उम्र भी पूरा कर चुका है तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यहां क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य भी है और 35 साल की उम्र पूरा कर चुका है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक ठीक भाई। ठीक ठीक ठीक। शक्ति यादव, चलिए आज के लिए इतने रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।